नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दांव पर है। दरअसल चर्चा यह है कि दिल्ली के मुख्य मुकाबले में कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही। संजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस इस खेल में कोई प्लेयर ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी अभी बीमार है, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता दिल्ली में दमखम नहीं दिखा रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, उससे यह शक बढ़ रहा है कि क्या कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल को वॉकओवर तो नहीं दे रही। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जरूर कांग्रेस और आपके अंदर खाने में कुछ चल रहा है और इसीलिए कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन कांग्रेस इससे इनकार करती है। आम आदमी पार्टी भी कहती है कि मिलीभगत तो बीजेपी और कांग्रेस में ही हो रही है। दरअसल यह ऐसा चुनाव है कि हर दो पार्टी मुद्दों और मोर्चों के हिसाब से तीसरी पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रही है, लेकिन कोई भी किसी के साथ नहीं दिखना चाहता। उधर दिल्ली के चुनाव में पंजे की ढीली पकड़ को लेकर एक और चर्चा है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि दरअसल कांग्रेस की प्लानिंग लिमिटेड लड़ाई की है, जिसके कारण दिल्ली में मौजूदगी थोड़ी कम दिखती है। लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी जहां भी है, वहां बीजेपी को कम और केजरीवाल को ज्यादा चुभ रही है। तो इस चुनाव के 3 खिलाड़ियों में कौन किसके साथ क्या खिचड़ी पका रहा है, इस पर दिल्ली में के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस खेल के 4th डायमेंशन यानी असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर की एंट्री पर भी चर्चा करनी होगी। और कांग्रेस का वो प्लान 25 क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कहां? इन्हें पहचानते हैं। ये काजी निजामुद्दीन हैं, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी। इन्हें शायद जानते होंगे, 2-3 मौकों पर देख भी चुके होंगे। ये देवेंद्र यादव हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो खैर हैं ही। फिर कांग्रेस पार्टी के पास 12 महासचिव हैं, 12 प्रदेश प्रभारी हैं, 3 मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों की तो पूछे ही मत। लेकिन दिल्ली के चुनाव में कौन दिख रहा है? एक है संदीप दीक्षित, दूसरी है अलका लांबा और तीसरे वीकली बाई वीकली इलेक्शन बोनांजा बनकर आते हैं अजय माकन। बस 3, यही 3 नेता दिल्ली में कांग्रेस के चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं। जबकि मौका मामूली नहीं है। 11 साल बाद कम से कम 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में दिख रही है, मगर कांग्रेस के नेता जमीन पर नहीं दिखते। और ऐसा होता है तो सियासी सवाल लाजमी है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक? तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। राहुल जी की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए थोड़ा कुछ प्रोग्राम्स उनके कैंसिल हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी वो दिल्ली के प्रचार मैदान में उतरेंगे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि अंदर खाने किसकी सेटिंग चल रही है। उधर कांग्रेस की चैलेंजर बीजेपी में पीएम खुद रैली कर चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्रियों तक, महासचिवों से लेकर सांसदों तक प्रचार के अखाड़े में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो है ही 2 राज्यों में, लेकिन ताकत पूरी लगा रखी है। भगवंत मान तक दिल्ली में ही दिखते हैं। लेकिन ऐसा जोर कांग्रेस का नहीं दिखता। एक आध रैली राहुल की हुई थी, उसके बाद से वो बीमार हैं। बाकी बड़े नेता कहां हैं पता नहीं। बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस की प्लानिंग का नतीजा तो नहीं कि केजरीवाल राहुल पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस पर सवाल नहीं उठाते हैं? एलजी पर उठाते हैं, प्रधानमंत्री पर उठाते हैं, किसको छोड़ते हैं? लेकिन हाँ, राहुल गांधी पर जवाब नहीं देते हैं। ये कुछ नहीं बोलना ही बहुत कुछ बोलता है। नहीं, इसमें कोई ढील की बात नहीं है। तो आएंगे। थोड़ा सा कल बीमार हो गए थे राहुल जी, आप देखिएगा 2-3 दिन में राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, सब लोग फील्ड पर आएंगे। कांग्रेस लड़ी तो आपका घाटा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खेल से बाहर बताती है, क्योंकि 11 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस के जो वोटर आप में शिफ्ट हुए थे, अब एंटी इनकम्बेंसी में उस वोट बैंक की घर वापसी की संभावना बढ़ रही है।
यही वजह है कि राहुल अब पहले की तरह बिल्कुल चुप नहीं हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, राहुल चुप रहे। हरियाणा में लड़ी, राहुल चुप रहे। लेकिन दिल्ली में कूड़ा दिखा रहे हैं। मोदी केजरीवाल को एक जैसा बता रहे हैं। शीला दीक्षित मॉडल विकास की याद दिला रहे हैं। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल की। क्या है कांग्रेस का प्लान 25? दरअसल 40% वोट बैंक से 4% वोट बैंक तक सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी भरपूर मौका होते हुए भी दिल्ली में एक तयशुदा रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी सभी 70 सीटों के बजाय चुनिंदा 20-25 सीटों पर ही तवज्जो दे रही है। उसमें भी करीब 1 दर्जन सीट ऐसी हैं जहां आपसे सीधे मुकाबले में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ने की कोशिश में है। इसमें बादली, सीलमपुर, सीमापुरी, कस्तूरबा नगर, सुल्तानपुर माजरा, मटिया महल, बल्ली मारान और ओखला जैसी सीटें हैं। और कांग्रेस की इस विशेष रणनीति के पीछे के संकेत तब भी देखने को मिलते हैं जब राहुल गांधी दिल्ली चुनाव प्रचार में भी संविधान की बात करते हैं। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन वाला बैग लेकर संसद पहुंचती हैं, तो उस वोट बैंक को कांग्रेस में उम्मीद दिखती है जो 10 साल पहले उनसे दूर हो गया था। ये मामूली वोट बैंक नहीं है। 2008 के मुकाबले 2020 आते आते कांग्रेस का ये मुस्लिम वोट बैंक 51% घट चुका था और 2013 से 2020 पहुंचते पहुंचते आम आदमी पार्टी के पास 83% का मुस्लिम वोट बैंक बन चुका था। 2015 के मुकाबले 2020 में कांग्रेस का मुस्लिम वोट 20% से घटकर 13 पर पहुंच गया था और आम आदमी पार्टी का 77 से बढ़कर 83% तक आ गया था। इसी बड़े मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए जब चुनावी जंग में ओवैसी जैसा प्लेयर उतरता है तो उसके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल होते हैं। मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल। अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती आसान नहीं। खासकर मुस्लिम वोट बैंक के मसले पर केजरीवाल को सिर्फ कांग्रेस का ही मुकाबला नहीं करना है। फिर भी बीजेपी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अंदर खाने मिली भगत की बात कर रही है तो इसके पीछे की चुनावी सियासत साफ समझी जा सकती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो जब कांग्रेस खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी नेशनल कहते हुए चुनाव मैदान में उतरी थी तो आम आदमी पार्टी पूछ रही थी कि हंगामा क्यों है बरपा, और अब जब कांग्रेस की रैलियां कैंसिल हो रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि चुप चुप क्यों बैठे हो। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसके साथ साथ आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ अनुपम कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच एक खबर हमारे पास आ रही है कि देखिए कांग्रेस का प्लान कुछ खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस अब 27 तारीख से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि लास्ट लेग ऑफ इलेक्शन हमें तैयारी में उतरना चाहिए। तो 27 तारीख से कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। कौन कौन उतरेगा, किस तरीके से उतरेगा, इस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल 27 जनवरी से बड़े नेताओं की तैयारी शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी से लेकर खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक सब लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, रैलियां करने वाले हैं। हमारे साथ में मौसमी सिंह जुड़ चुकी है। मौसमी, आखिरकार कांग्रेस के नेता जाग गए हैं, कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव प्रचार में उतरेंगे। क्या प्लान बना रहे हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता लगातार इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आखिर कांग्रेस इसलिए सुस्त पड़ी है क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी से अपना तालमेल बिगाड़ना नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 27 तारीख के बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ना सिर्फ रैलियां करेंगे साहिल, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन्स भी होंगी, पद यात्राएं भी होंगी। और अगर हर एक नेता इनमें दिन में 4 रैली करता है तो जो कोर सीट्स है, जो 20 सीट कांग्रेस देख रही है,
उन पे अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, लगभग 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस को लगता है कि इनमें जीतने की संभावना प्रबल है, तो उन पर भी उस आखिरी चरण में फोकस किया जाएगा ताकि जो मोमेंटम है वो सही समय पे बने और जनता के दिमाग में वोट डालने के वक्त कांग्रेस की पूरी जो पूरा प्रचार है वो याद रहे। तो प्लान 25 कांग्रेस का चल रहा है। 27 तारीख के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आखिरी 7 दिन में पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। एक और एक खबर हमारे पास आ रही है, उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस इतनी शांत क्यों है, जल्दी से बताइए मौसमी सिंह। शुरुआत में तो काफी तेजी से कांग्रेस प्रचार करने में उतर गई थी, लेकिन अभी कुछ शांत नजर आ रही है, क्या हो गया है? देखिए साहिल, बीजेपी में ज्यादा खलबली भी इसलिए मची हुई है, लगातार आप देखें कि बयान आ रहे हैं नेताओं के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, क्योंकि उसको लगता है जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना ही आम आदमी पार्टी को डैमेज करेगी, क्योंकि 2 कोर वोट बैंक है, मुस्लिम और दलित, जो आम आदमी पार्टी के पास है, उस पर सेंधमारी करने का काम कांग्रेस कर सकती है। इसीलिए अगर कांग्रेस सुस्त पड़ती है तो बीजेपी को लगता है कि उसको नुकसान होगा, और यही वजह है तालमेल की बात हो रही है। पर मुझे नहीं लगता राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में है। अपनी सियासी मजबूरी और संगठन का अभाव की समस्या और चुनौती ज्यादा है। संगठन के अभाव की समस्या है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से 27 तारीख के बाद कांग्रेस के बड़े नेता उतरेंगे, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। 22 से लेकर 24 तक राहुल गांधी की रैलियां होनी थी, लेकिन तबीयत खराब है उनकी, नासाजी के चलते वो वहां पर रैली नहीं कर पा रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग है अनुपम, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई चुप चुप क्यों बैठे हो। देखिए 2015 में 63 सीटों पर, 2015 में 62 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 2020 में 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। तो इस बार अगर आपको प्रदर्शन ठीक करना है तो बहुत ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि भाई आखिरी 7 दिन ही ठीक है, तभी हम प्रचार करेंगे। इतनी शांति क्यों है? साहिल जी, ये मुझे देखकर खुशी हो रही है कि कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस के प्रचार को लेकर पूरे मीडिया वर्ग में इतनी चिंता है और इतनी नजर है। तो ये कम से कम तो एक हिस्सा हमारी रणनीति का ठीक काम कर रहा है। देखिए, जैसा आपने अभी बताया ही कि जो लोग अब तक आपको हमारे शीर्ष नेतृत्व के नहीं दिखे हैं, वो 26 जनवरी के बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे। वो प्लान का पार्ट है, कैंपेन का पार्ट है। ये सही बात है कि 2 कार्यक्रम ऐसे थे जहां पे राहुल जी शेड्यूल्ड थे जाने वाले, लेकिन उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। और मैं खुद, क्योंकि पटना में अभी बीच में वो थे 18 तारीख को, उस दिन से ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, मैं उनके साथ था। और उसके बाद से लगातार उनकी तबीयत ऐसी हो गई कि वो बाहर निकल के कम से कम कोई पब्लिक फंक्शन नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते उस ढंग से। डॉक्टर्स ने मना किया तो वो नहीं आ पाए, इतनी सी बात है। स्वास्थ्य का मामला है, इसमें रणनीति का मामला नहीं है, विशेष तौर पे जहां तक राहुल जी की बात है। और बाकी हमारा कैंपेन स्ट्रेटजी है, कैंपेन पार्ट है। आप देखेंगे अभी दिन बाकी है। कांग्रेस पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रही है। किसी को जिता देने, किसी को हरा देने के लिए नहीं लड़ रही है, अपने सपनों की दिल्ली बनाने के लिए कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है। इसमें आपको आज से 10 दिन 12 दिन बाद जब आप बात करेंगे तो आपको भी इसमें कोई शंका नहीं होगी। भाई बचा कितना समय? अभी 3 तारीख को तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 10-12 दिन के लिए समय कहां बचा है? लेकिन फिर भी अनुपम जी, आप कह रहे थे कि भाई मीडिया में चिंता हो रही है, हमसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी को हो रही है। बात करेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि मैं ठीक कह रहा था आज के। जब नतीजे आएंगे तब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल बीजेपी को ज्यादा चिंता हो रही है। शर्मा जी, आप ही कह रहे हैं, जब शुरुआत में एलजी को जाकर मिल रहे थे कांग्रेस के नेता, कंप्लेंट कर रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर, तब तो सब सही था। अभी क्या हो गया? आपको लगता है कि कुछ सुलह सफाई हो गई है? अनुपम जी कह रहे हैं कि हमको चिंता हो रही है, हमें लग रहा है कि आपको चिंता हो रही है। नहीं, हमें साहिल भाई कोई चिंता नहीं। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, उनका अंतरकल है आपस का। पूरी पार्टी कंफ्यूज है। आप ही ने बताया, शुरुआत बड़ी तेजी से किया, फिर इसके बाद घर भी बैठ गए। राहुल गांधी का बीमारी का बहाना बना लिया। क्या राहुल गांधी के अलावा और कोई नेता नहीं बचा कांग्रेस में? कहां है प्रियंका गांधी? कहां है खड़गे? कहां है इनके जो और माकन? विषय इनका खुद का कंफ्यूजन है। प्रियंका गांधी तो अभी उभरती हुई लीडर इनकी बनी हुई है। अब इनको घर से निकलना मना किया, प्रियंका गांधी भी बना हो गया क्या? विषय वो नहीं।
विषय ये इनका अंतरकल है, अंतर का इनका कंफ्यूजन है। कुछ गुटों पे बढ़ गई है कांग्रेस वहां पर, वैसे भी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त है। 4% वोट बैंक की पार्टी यहां क्या कर लेगी, क्या करने की? 9% पहले था, उससे घट के 4% आ गए। अब 4% में बचा क्या है? तो इनको भी पता है कि क्या इतना क्या फर्क पड़ता है? क्यों रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में सुलह सफाई हो गई है? क्यों रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, क्यों बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4% की पार्टी है, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर इसलिए बिल्कुल हम तो छोड़ के ही बैठे हैं, लेकिन इन्हें तो जनता में जब लोकतंत्र होता है तो जनता में चेहरे दिखाने पड़ते हैं ना सर, इनके नकाब उतारने पड़ेंगे ना। ये इंडिया गठबंधन पूरा गठबंधन दिख गया ना इस चुनाव में। अखिलेश यादव किसकी तरफ खड़े हो गए, किसने किस पर क्या बयान दिया, ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर से वहां क्या कहा जा रहा है, पवार साहब क्या कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। ये पूरा ये जो नकाब है, ये जो चोरों का एक गठबंधन था, ये गठबंधन खसक गया। तो ये तो जनता को दिखाना पड़ेगा ना कि ये कौन सा अवसरवादी गठबंधन है। हम सही बोलते थे, वो अब स्पष्ट हो रहा है। तो हमको जनता में दिखाना पड़ेगा इनका भी चेहरा। केजरीवाल जिस तरह से लगातार झूठ बोलते रहे, पहले भी तो एक बार हो चुका है, मुझे वही बात दोहराना पड़ेगा। केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खा ली थी कि मैं तो जो है कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन बाद में हाथ भी मिला लिया। बाकी उनके बहुत से पलटे बयान हैं। वो तो कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, तो चलिए आप शर्मा जी आपने कसम की याद दिला दी है, लेकिन हमें ये शर्मा जी आपने कसम की याद दिला दी है, तो जरा केजरीवाल की एक बाइट ही सुना देते हैं आपको, और उसके बाद जरा ऋतुराज झा जी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब वो चर्चा में आए थे तब एक बार उनका आरोप यह था कि आपसे पैसे लेकर, बीजेपी से पैसे लेकर, मतलब आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस चुनाव में कैंडिडेट उतारी है, लेकिन कसम की बात की है। तो जरा केजरीवाल जी की एक बाइट सुन लेते हैं हम लोग, क्या कहा था उन्होंने कसम को लेकर, सुन लेते। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूं हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। राज जी, केजरीवाल जी तो बता रहे हैं कि भगवान को भी जाके बता दीजिए झूठी कसम खा ली थी करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, असली चीज के लिए कसम खानी चाहिए। एक कमेंट यदि इजाजत हो तो कर दूं, एक कमेंट इजाजत हो तो दे दूं, बस इसके बाद बुलवा लीजिए ऋतु जी को। चलिए 10 सेकंड में कमेंट करिए, ऋतुराज जी को जवाब देना है, बोलिए। कमेंट में बोल सकता हूं जी? हाँ। मैं 10 सेकंड में केवल एक इनकी बाइट सुना देता हूं आपको। इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड, मैं भगवान को नहीं मानता था। ट्यून चेंज है मामा। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250 ये बयान इसलिए मैंने बताया, इसलिए कहा, सुनाया कि इसके पहले इन्होंने बयान दिया कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं तो कोई भगवान मानता नहीं। ये केजरीवाल के बयान थे। और इसके बाद जब विषय आया तो हनुमान मंदिर जाने का, तो बोले मैं तो बचपन से हनुमान का प्रचार का मुद्दा तो एक रात में 200-300 बार हनुमान चालीसा कस्मे वादे सब कुछ, नहीं, प्यार वफा, मैं ये चुनाव मैदान में तो सब बाजू में हट जाती है। चलिए ऋतुराज जी जवाब दे दीजिए अभी कि अब तक तो आपको लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, अब बीजेपी कह रही है कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हो गया है। आज रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मोदी, शाह सबको टारगेट करते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं है कभी, ऐसा क्यों हो रहा है? जोशी जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना आपने भाजपा के प्रवक्ता को दिया है, बस 2 मिनट का समय दीजिएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहीं से केजरीवाल जी की गारंटी पैदा हुई थी कि भाई केजरीवाल जी की गारंटी थी
कि भाई केजरीवाल जी ने कहा कि फ्री बिजली दूंगा तो दिया, 24 घंटे बिजली दूंगा तो दिया। केजरीवाल जी ने कहा स्कूल अच्छे करूंगा तो किया। जिस स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप आई, अरे आप भी अच्छे कर लो, आपके स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बनाए जिसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी अनान आए, आप भी अच्छा कर लो, आपके मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए चाइना के राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो हम लोगों ने काम किया। सवाल तो कांग्रेस को लेकर है ना, आप कहां घुस रहे हैं? मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कांग्रेस आपके लिए जरूरी है, मैं समझ रहा हूं, पर मैं उस पर भी आ रहा हूं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए बस। केजरीवाल एकमात्र नेता है इस देश के अंदर में जिन्होंने काम की राजनीति की है, काम के नाम पर वोट मांगा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2015 में भी लड़ी थी, 2020 में भी लड़ी और 2025 में भी लड़ रही है। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस जहां थी कांग्रेस वहीं रहेगी। यह मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है, और भारतीय जनता पार्टी की आज वो स्थिति है कि ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, ना कोई विजन है। और रही बात आज ये कह रहे थे ना झूठ बोलने की, मैं आपको बताऊं 2020 के विधानसभा चुनाव में आज से ठीक 5 साल पहले रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर डंकापति जी ने कहा कि 50 लाख लोग, जो पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, 1750 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उसको मैं पक्का करूंगा और सबको पक्की रजिस्ट्री दूंगा। नाम दिया पीएम उदय योजना। आपको मैं बताऊं जोशी जी, मैं एक बार सवाल दोहराता हूं ऋतुराज जी, 5 लोगों को मैं सवाल दोहराता हूं एक बार फिर, सुन लो और उसके बाद अनुपम जी से पूछूंगा। अरे 2 मिनट बोलने नहीं देते आप लोग जोशी जी। मेरा सवाल पहले एक बार फिर सुन लीजिए। नहीं, आप 2 मिनट क्या 2.5 मिनट बोल लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल पर जवाब दीजिएगा। मैंने सवाल यह पूछा था कि आपने शुरुआत की थी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि भाई कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, कहा गया था कि बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी हुई है। क्या अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस शांत हो गई है, आपके साथ कोई लड़ नहीं रही है, आपकी बी टीम के तौर पर काम कर रही है? अब आपको क्या लगता है? ये मेरा पहला सवाल था। आप इतना महत्व कांग्रेस को क्यों दे रहे हो? मैंने बोल तो दिया कि जो 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े, 25 में भी लड़ रहे हैं। आपने दिया था सर, मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो आपने दिया था, आपने दिया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। आप मुझे पूरी बात तो कहने दो। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये झूठ की बात कर रहे हैं। झूठ तो प्रधानमंत्री, चलिए कह लीजिए, झूठ तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, रामलीला मैदान में बोला, पीएम उदय योजना नाम दिया। इनसे पूछिए कि 5 लोगों को भी अगर पक्की रजिस्ट्री मिली हो तो उन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। 4 लाख परिवारों को जो मकान देना था, दिया क्या? नहीं दिया। इन्होंने कहा राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा उड़ीसा में 300 यूनिट बिजली दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जो है सो 15-15 लाख दूंगा, नहीं दिया। दिल्ली की जनता 2 सरकारों को टैक्स देती है, केंद्र की सरकार को 3 लाख करोड़ देती है, राज्य की सरकार को 77,000 करोड़ देती है। असदुद्दीन ओवैसी अब उतरे हुए हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। आपने 3 बार मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल, सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, पुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी मां और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि न शिफा फ्री है, न ताहिर फ्री है, न सैफी फ्री है। से कई लोग फ्री नहीं है, ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं। तो आशुतोष, आपने सुना, इससे पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कसम खा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ती है। अब असदुद्दीन ओवैसी यहां पर बोल रहे हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है अभी आज की स्थिति में? और कांग्रेस पर भी आपकी जल्दी से प्रतिक्रिया, उसके बाद संगीत रागी जी के पास भी चलेंगे। आशुतोष, देखिए, अरविंद का जो ये कहना है कि पैसे ले लो लेकिन वोट किसी और को दो, ये आज का नारा नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2013-2015 में भी यही बात की जा रही थी, क्योंकि चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को यह डर लगा था कि कहीं अगर पैसे बांट के अगर वोटर ने अगर जिनसे पैसे ले उनको दे दिया तो फिर क्या होगा।
उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है, उनके खिलाफ कुछ केसेस भी दर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। देखो, नया नारा नहीं। यहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न, देखिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर, मेरा अपना मानना है कि एक्स फैक्टर के तौर पर है। कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ी तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये दोनों पार्टियां नहीं जानती, बल्कि किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जब भी कोई त्रिकोण बनने की कोशिश होता है तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको उसका नुकसान होता है, क्योंकि इधर से भी वोट लेंगे, उधर से भी वोट लेंगे। आज की तारीख में अगर आप दिल्ली में देखें तो भले ही विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा में 4% वोट मिला था, लेकिन अगर आप लोकसभा के अगर वोट परसेंटेज को देखें तो 2024 में भी उनको करीब 18% वोट मिला है। 2019 में जब वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े थे तब वो नंबर 2 पार्टी था, 22% के आसपास उनको वोट मिला था। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी का नहीं, लेकिन आशुतोष देखिए है, अभी कांग्रेस पार्टी का वोटर है, लेकिन एक सिंपल नंबर में रखता हूं, नहीं, मैं एक सिंपल नंबर आपके पास रखता हूं, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेके फिर संगीत रागी जी के पास चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी CSDS का सर्वे कहता है कि दरअसल कांग्रेस की लड़ाई दलित और मुस्लिम वोटों की है, और उसमें 66% दलित वोट जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ, 83% मुस्लिम वोट जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो कांग्रेस अच्छा करेगी तो बीजेपी के लिए तो अच्छा ही रहेगा। यही बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खल रही थी शुरुआत में, जब कांग्रेस ने अलग अलग बयान देना शुरू कर दिया था, एंटी नेशनल कह दिया था, बाकी सारी चीजें कहना शुरू कर दिया था। देखिए साहिल, इसमें ये ना बहुत सरलीकरण है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बात तो साफ है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो माइनॉरिटी का वोटर है, उसकी पहली प्रेफरेंस कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा, वो दरअसल आम आदमी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में। अब एक आध दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कुछ अलग हो सकती है, जहां कोई कैंडिडेट बहुत मजबूत हो, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कमजोर हो, तो वहां पे वो आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस को वोट देगा। जहां तक दलित वोटर का है, तो दलित वोटर भी दिल्ली के अंदर मजबूत है, 17% के आसपास उसकी आबादी है, उसमें थोड़ा सा डिवीजन हो सकता है। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी विरोधी वोट है, वो आज की तारीख में उसमें अगर सेंध लगती है, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे, तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकता। वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती, तो अगर आम आदमी पार्टी से अगर उसकी नाराजगी है और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का मतलब नाराजगी है, तो वो वोटर ऑटोमेटिकली बीजेपी की तरफ जा सकता था। इसलिए आम आदमी, इस कांग्रेस की जो मौजूदगी है वो एक दुधारी तलवार की तरीके से है, वो आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो बीजेपी का ऑब्जर्वेशन है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि भाई इन्होंने तो बीजेपी से पैसे ले लिए। अब बीजेपी क्या कह रही है कि भाई ये तो दोनों मिले हुए हैं। दोनों की भाषा एक है, इसका मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेके थोड़ी संकोच या बेचैनी है। दोनों को नहीं मालूम दरअसल कहां जाएगा, और ये सच्चाई भी, इसमें कोई, देखिए जब चुनाव मजबूती से कोई तीसरी पार्टी लड़ती है तो यही बेचैनी है संगीत रागी जी, कि जिसके वजह से बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस का प्रचार कहां है। यह बेचैनी उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर कांग्रेस नहीं उठेगी तो उनका नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। संगीत रागी, देखिए साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से यदि ये चुनाव लड़ती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को का भला होगा, उसको फायदे होंगे इलेक्टोरल तौर पे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो एन ब्लॉक करीब करीब वोटिंग करता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए करता है, आम आदमी पार्टी के लिए करता है दिल्ली के चुनाव में। राष्ट्रीय स्तर पर वो बेशक कांग्रेस पार्टी के तरफ हो, लेकिन जब क्षेत्रीय और विधानसभाओं के चुनाव के आता है तब वो उस पार्टी को वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। इसलिए यहाँ का मुसलमान जो है, मुस्लिम मतदाता जो है, वो कांग्रेस पार्टी के बजाय जो है आम आदमी पार्टी के साथ वोट करती है। अब रही बात, क्या कांग्रेस के इस लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से मुसलमानों का वोट शिफ्ट किया है, वो क्या इस चुनाव में भी आएगा, कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा, ये देखना मुझे लगता है कि इस समय प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ती है तो वो आम आदमी पार्टी को हरा पाने में सक्षम होगी, और तब जाकर के कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर अपनी मजबूती खड़ी कर सकती है। नहीं
तो कांग्रेस पार्टी जो पहले 15% से 9% से 4% तक आई है, आने और पूरा का पूरी कंस्टिट्यूएंसी में जो है उसका जो है वो जमानत जब्त हो जाता था, वैसी स्थिति बरकरार रही, कांग्रेस का नाम लेवा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात क्या है कि यदि आप 2020 का चुनाव देखें तो 38 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मतदान, 40% वोट उसके लिए आए थे। यानी कि उन 38 कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि कांग्रेस पार्टी 7%, 8% भी वोट यदि काट लेती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली विधानसभा में जीत होना सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की यही जो तो है वजह है ना, चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े। नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चाहे देखिए क्या कह रहे हैं कोई संगीत रागी, पॉलिटिकल पार्टी, देखिए एक बात और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। मैं देखिए भारतीय प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, अरविंद आपके केजरीवाल से बड़ा कोई कुछ झूठा कह रहे हैं उस पर। पॉलिटिशियन नहीं है। मैं बोलूं, किसको बोलना है शाहिल जी, बता दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए, अनुपम जी बोलिए, अनुपम जी बोलिए। जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए हम लोग भले चर्चा कर रहे हो कि किसका कैंपेन कैसा है, कौन किसको बी टीम कह रही है, कौन किसको ए टीम कह रही है। मुझे लगता है जो दिल्ली के वोटर्स हैं, जो दिल्ली के जनता है, उनके लिए असल में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा ये नहीं है। उनके लिए जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो सपनों की दिल्ली उनकी होती थी, जिस दिल्ली के तरफ देश के कोने कोने से लोग अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए आते हैं, वो दिल्ली कैसी रहेगी, वो रहने लायक भी रहेगी कि नहीं रहेगी। आज ये हालत है। मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं कि आज की दिल्ली की 3 निशानी, जहरीली हवा, बिखरा कूड़ा और नल से गंदा पानी। आप किसी भी दिल्ली के आम नागरिक से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि ये तीनों परेशानी इस वक्त है कि नहीं है। अभी बात हो रही थी वोटर्स के अलग अलग सेक्शन की, कौन किसको वोट देगा नहीं देगा। आप देखिए, दिल्ली के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो पूर्वांचल के वोटर्स की रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के वोटर्स की रही है। कांग्रेस ने जिसका हमेशा से सम्मान किया है, लेकिन उनके प्रति किस तरह हर वक्त अपमान का दंश झेलना पड़ा। किस तरह की बातें, कभी रोहिंग्या शरणार्थियों से तुलना, कभी ये कह देना कि भाई 500 रुपए का टिकट कटवा के आप 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। और आप देखिए, यमुना की गंदगी के लिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने सारा लेकिन आप तो कोई स्थिति में है ही नहीं ना। पिछले 2 चुनाव में तो 60 से ज्यादा सीटों पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ था, और इस बार भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रहेगा आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। मैं एक आखिरी बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इन्हीं पूर्वांचल वोटर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि आज ही हमने ये घोषणा किया है कि कांग्रेस की सरकार में पूर्वांचल के लिए एक विशेष मंत्रालय होगा, विशेष बजट होगा, और सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसको हम उसी भावना से आगे बढ़ाएंगे जिस भावना के साथ शीला दीक्षित की सरकार में पूर्वांचल के वोटर्स को सम्मान मिला था। तो असल मुद्दा जो है दिल्ली में वो ये है, दिल्ली में जो प्रदूषण है, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये नहीं है कि भाई आप कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी ए टीम। हम सब लड़ रहे हैं, हम सब सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए संगीत रागी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद ऋतुराज झा बात करेंगे। जी हाँ बोलिए, शर्मा जी आएंगे। साहिल पूर्वांचलियों का कितना सम्मान करती थी कांग्रेस पार्टी, इसका जायजा आप इससे लेकर कर दें। दिल्ली में 39% के आसपास का वोटर जो है वो पूर्वांचल है, और मैं तो यदि ये स्टैटिस्टिक्स ले तो मैं आज के दिन में 43 से, और पूरा उत्तर प्रदेश वगैरह ले लिया जाए तो ये 50 के आसपास का वोटर जो है वो उत्तरांचल पूर्वांचल का ये माना जाता है। सीटें कांग्रेस पार्टी कितने लोगों को कॉन्टेस्ट करवाती थी? 4 सीटें, 3 सीटें। जरा कांग्रेस पार्टी से पूछिए कितनी सीटें। तो बीजेपी भी तो 4 ही सीटें कॉन्टेस्ट करवा रही है पूर्वांचलियों की। यही वो चीज है। नहीं, आप अपना मैं तो कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का भी आंकड़ा चेक कर लीजिए, और जिस पार्टी के आप प्रवक्ता बन के परोक्ष रूप से बैठे हैं वो कितनी सीटें दे रही है पूर्वांचल के कैंडिडेट्स को, वो भी चेक कर लीजिए, उसके बाद इस पर डिबेट। मैंने तो आपसे कहा कि पहले जो है वो पूर्वांचल का एक मंत्री भी हुआ करता था।
अब आपके जब शीला दीक्षित की सरकार चलिए। थी तब पता नहीं कितने सारे, मुझे तो नहीं मालूम है कि कितने सारे मंत्री जो थे पूर्वांचल के मंत्री थे। चलिए, शीला ऋतुराज दीक्षित की कैबिनेट झा इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा ये तीन निशानियों पर आपको जवाब दे रहा है। रागी जी, आपकी बात हो गई। ऋतुराज झा जी, ऋतुराज झा जी जवाब दे दीजिएगा भाई। तीन निशानी कांग्रेस कह रही है कि तीन निशानियों पर बात कर रही है वो, बोलिए। जोशी जी, रही बात पूर्वांचल की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल के लोग ये तय करते हैं कि दिल्ली के अंदर में सरकार किसकी बनेगी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी 1 दर्जन पूर्वांचल के लोगों को टिकट दे करके बेटे बेटियों को मैदान में उतारी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 लोगों को। तो इसी से पता चलता है कि पूर्वांचल के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी देती है और किस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल पर इनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े नेता पूर्वांचल के लोगों को, मुझे खुद गंदी गंदी इन्होंने गालियां दी, सब देश ने देखा। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली के लोग 2 सरकारों को टैक्स देते हैं। केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ देते हैं और राज्य सरकार को 76,000 करोड़ देते हैं। बदले में क्या मिलता है? बदले में एक तरफ प्रधानमंत्री जी डंके की चोट पर डंकापति रामलीला मैदान में खड़ा होकर के केवल झूठ बोलते हैं और डिलीवर कुछ नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक सरकार है जो कि बिजली देती है, पानी देती है, 24 घंटे बिजली देती है, अच्छे स्कूल किए, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छा स्वास्थ्य मॉडल पेश किया, महिलाओं को सम्मान दिया, तीर्थ यात्रा करवाया और सारा का सारा काम करवाया। एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति। कल आप भी तो 300 यूनिट की घोषणा करेंगे ना? 20 राज्यों में सरकार है, क्या हिम्मत है इनके अंदर में कि किसी एक मॉडल को पेश करके ये वोट मांग सके? इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ। ठीक है ऋतुराज झा जी, आप शर्मा जी से जवाब लेंगे। शर्मा जी, कल आपका भी आ जाएगा ना 300 यूनिट वाला? जोशी जी, कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, उन्होंने क्या बोला? तो कल जब घोषणा होगी तो पता चलेगा। भैया शांति इनको कराइए ना। अच्छी बात इनको लग रहा है ये पूरा चुनाव टीवी पे ठीक है ऋतुराज झा जी, आप शर्मा जी से जवाब लेंगे। टीवी पे लड़ लेंगे क्या पूरी चुनाव? इनको थोड़ा कहिए। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। रखें। देखिए साहिल जी, मैं छोटे छोटे 3 प्रश्नों, बोलिए शर्मा जी, बोलिए। मैं 3 प्रश्नों का उत्तर छोटे छोटे दूंगा। अभी ऋतुराज झा जी ने एक बड़ी अच्छी दोहा की पंक्ति पढ़ी, एक रामायण की पंक्ति, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साहिल जी, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं और शायद गोवा में जो 2020 में कॉन्क्लेव हुआ था, उस कॉन्क्लेव में आप जरूर होंगे। ये उस कॉन्क्लेव का मैं एक क्लिप आपको सुना रहा हूँ। ये राजदीप सरदेसाई जी के साथ कॉन्क्लेव में बैठे थे और वहां ये कह रहे थे कि यदि 2025-24 तक यदि यमुना साफ ना हो जाए, अरे सुन लो भैया, शांति तो रखें, 2024 तक यदि यमुना का मैं सफाई ना कर दूं तो मुझे वोट मत देना। ये क्लिप था, ये वचन था किसका? एक सातिर झूठा केजरीवाल का। आज बताइए किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? वो तो अलग बात है कि पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया, बच्चों की कसम खा लिया, शराब घोटाला में फंस गए, सब कुछ कर लिया। जो कहता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, वो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा। मतलब आप उस झूठे व्यक्ति की तो कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिट नहीं। एक दूसरी बात अभी इन्होंने कहा, बार बार कर रहे हैं, बिजली का बिल, बिजली जो है हमने फ्री में दे दिया, पानी फ्री में दे दिया। भैया, आपने अपने घोषणा पत्र में ये क्यों लिखा कि बढ़े हुए बिलों को हम जो है घटाएंगे, माफ कर देंगे? जब आप बिल दे रहे हैं, आपने माफ कर दिया, तो ये बढ़े हुए बिल आए कहां से? ये बिल कहाँ के हैं? किसी का गलत बिल आया? शर्मा जी, लेकिन एक तो बताइए ना, कल आप भी 300 यूनिट फ्री की घोषणा करेंगे ना? सुन लीजिए, नहीं, ये तो कल जो होगा वो देखा जाएगा। मैं उसके लिए फोरकास्ट करने थोड़ी ना बैठा हूं साहिल जी। मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप ये जब बिल ही नहीं आता है तो ये आपके 1.5 लाख 2-2 लाख के लोगों के ऊपर बिल अधिक बिल आए कहां से? जिसके लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा। और एक प्रश्न का अरे गलती, अरे पता है भाई, शांति रखिए ना। अभी जब इसका मतलब क्या तीसरा है? मैं एक बात कहना, इसका मतलब समझने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सुनिए, एक मिनट भैया, एक मिनट, शांति है ना? ना ठीक है, मुझे पता है भैया, आप बहुत पढ़े लिखे हो, पूरा डिग्री आप ही के पास है। अरे सुन, अब मैं एक तीसरी बात कहना चाहता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि जो कसम वाला जो वादा है, ये 2013-14 में भी कहा जाता था कि भाई पैसा तो ले लो लेकिन वोट हमें देना। ठीक है, ये आप आदमी पार्टी की रणनीति, बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, रणनीति के हिस्से भी रहे हैं। शायद निश्चित रूप से उस आम आदमी के पाप में हिस्सेदारी इनकी भी आशुतोष जी, क्योंकि ये थे उस पार्टी में रणनीति बनाने वाले में।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए ये ऋतुराज कसम जी। की बात जो बच्चों की समय खत्म हो रहा है अभी। इसमें क्या सच्चाई है? सुन लीजिए, शुरुआत हुई थी कांग्रेस से। अब कस्बे वादे हो रहे हैं ऋतुराज झा। केजरीवाल के झूठ पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। अरे सुन तो लो, ठीक है ऋतुराज झा जल्दी से सुन लो, बाहर निकाल दिया। सुन लो शर्मा जी, तो बोलना चाहिए ना। अरे सुनो सुनो शर्मा जी सुन ली आपकी बात। अरे सुन तो लो। चलिए अभी ऋतुराज झा जी से सुन लेते हैं, आखिर में अनुपम भी बात करेंगे। ऋतुराज झा जल्दी। शर्मा जी ने कहा कि बढ़े हुए बिल का काहे बोले बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि गलती से भी अगर किसी टेक्निकल कारण से भी किसी का बिल आया है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से माफ करने की, उसके लिए पॉलिसी लेकर के आइए। उसका मतलब ये है। और सुनो, अरे सुनो बीच में हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय चैनल है, सारा देश देख रहा है आपका चाल चरित्र और चेहरा सारा देश जानता है। चलिए समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपको लोग अनुपम जी माफ करिएगा, आपको समय नहीं मिल पाया आखिर में। देखिए यही बात होती है कि चुनाव प्रचार में आखिर में नहीं उतरना चाहिए, पहले से उतरना चाहिए, अदरवाइज आम आदमी पार्टी और बीजेपी सारा समय ले लेगी। लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना है कि 27 तारीख से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव मैदान में किस तरीके से उतरते हैं और क्या प्रचार करते हैं, क्योंकि इस बार का दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहा है। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे आज।